हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 10 के अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर के आगे जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके वीडियो के पहले भाग में आपने पढ़ा होगा, बताया गया था अम्ल क्षार होता क्या है, उसकी विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, ठीक है, कैसे वो अभिक्रिया करते हैं, क्या उत्पाद होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तनुकरण पहले हम पढ़ेंगे क्या, तनुकरण। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अब हम पढ़ेंगे तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? जल में अम्ल एवं क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण। तो तनुकरण को सीधे से समझने का मतलब ये है कि जो उसकी सांद्रता होती है उसमें कमी आ जाए, ठीक है। यानी हम साधारण भाषा में अगर बात करें, अगर इसको तनुकरण का मतलब हम समझाएं तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं उसकी क्षमता में कमी। अम्ल एवं क्षारक की जो क्षमता है, वो पावर है, उसकी पावर में हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। यानी बहुत अधिक प्रबल है, उसको उसकी प्रबलता को कम करने की जो क्रिया है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। जैसे बहुत तेज़ है, ठीक है, उसको जैसे बहुत हार्ड है, ठीक, उसको हम क्या कर देते हैं? सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया अम्ल एवं क्षारक दोनों में, यही सॉफ्ट बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता। देखिए यही प्रबलता आगे पढ़ना है हम लोग। प्रबलता होती क्या है? तो देखिए अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता विलयन, यानी विलयन क्या है? जल में क्रमशः H धन आयन और OH ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हाइड्रोजन आयन पर और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रबलता कितनी है, ठीक है। तो अम्ल की प्रबलता H धन आयन पर निर्भर करेगी और क्षारक की प्रबलता OH ऋण आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। आगे देखिए, अधिक संख्या में H धन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम संख्या में कम H धन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी H धन आयनों की जितनी अधिक संख्या होगी किसी पदार्थ में, किसी अम्ल में, वो अम्ल उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा, ठीक। और H धन आयनों की संख्या जितनी कम होगी अम्ल में, वो अम्ल उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। यानी तनुकरण करते वक्त हम क्या करते हैं कि यही H धन आयन हो या OH ऋण आयन हो, इसकी संख्या को हम क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। उसकी संख्या कम हो जाती है, वो तनुकरण कहलाता है। तो दुर्बल करना ही क्या है? तनुकरण है, ठीक। इसी प्रकार विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार जो होते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। यानी जितने अधिक हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे वो क्षार कितना क्या होगा? उतना ही प्रबल होगा। और कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। यानी जिनमें OH ऋण आयन की संख्या जो होगी कम होगी, वो दुर्बल क्षार होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे हम पढ़ते हैं प्रबल एवं दुर्बल अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के गुणधर्म। यानी प्रबल और दुर्बल जो अम्ल एवं क्षारक होते हैं उनकी अभिक्रिया के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लवणों के का pH मान भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार को जब हम, यानी दोनों प्रबल होंगे, प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, वो क्या होगा? लवण और जल बनेगा। ये तो आपको पता है, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल बनता है। तो वो लवण जो बनेगा वो उदासीन बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो दोनों प्रबल हैं तो पूर्ण रूप से उसके प्रभाव, यानी अम्ल है, क्षार मिला देंगे तो वो क्षार क्या होगा? पूर्ण रूप से अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा और क्षार का भी, अम्ल जो होगा क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा। अतः जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा और जल बनेगा, ठीक है। फिर प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार हो। अम्ल क्या हो? प्रबल हो, और क्षार क्या हो? दुर्बल हो। देखिएगा अम्ल इसमें अम्ल प्रबल होने का मतलब अम्ल की शक्ति अधिक है। तो यहाँ पे ये जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय। क्योंकि यहाँ पे अम्ल क्या है? प्रबल है ना, क्षार क्या है? दुर्बल है। तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा।
देखिए उदासीन में पीएच जो होगा लवण का वो 7 होगा, और लवण अम्लीय जो बनेगा उसमें पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है, प्लस जल बनेगा। फिर आता है दुर्बल क्षार एवं दुर्बल अम्ल। ये भी आप कह सकते हैं कि उदासीन ही बनेगा क्योंकि दोनों दुर्बल हैं, ठीक है, दोनों का प्रभाव एक दूसरे को क्या करेगा, खत्म कर देगा, तो ये उदासीन बनेगा। इसका भी पीएच 7 होगा, जल बनेगा। अब यहाँ पे है प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल। यहाँ पे क्षार की प्रबलता क्या हो जा रही है, अधिक हो रही है ना। देखिए क्षार अधिक, क्षार की शक्ति अधिक होगी और अम्ल की शक्ति कम होगी, ठीक है, तो वो उसका प्रभाव जो उत्पाद जो होगा, लवण जो होगा वो अधिक शक्ति वाले के तरह होगा, ठीक है, उसका प्रभाव जो होगा अधिक शक्ति वाले यानी अधिक प्रबल वाले की तरह होगा। यानी प्रबल कौन है, क्षार है, तो लवण भी कैसा होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय वस्तुओं का, क्षारीय जो पदार्थ होते हैं उनका मान, पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, प्लस क्या बन जाता है यहाँ पे, जल बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रबल एवं दुर्बल अम्ल एवं क्षारक, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल एवं दुर्बल अम्ल और क्षारक दोनों के बारे में कह रहा है। इसको हम लवणों का पीएच मान से भी हम दर्शा सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, दोनों प्रबल होंगे तो लवण उदासीन होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे, ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, यानी वो उदासीन होगा, ठीक है। प्लस क्षार और अम्ल की प्रक्रिया के बाद क्या बनता है, लवण और जल बनता है, तो ये बनेगा, लेकिन जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से, अम्ल एवं क्षार दोनों में से देखिएगा ध्यान से, कोई भी प्रबल होगा, जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, तो यहाँ लवण जो होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल की शक्ति यानी अम्ल की प्रबलता अधिक है, तो जो प्रबल होगा लवण उसी प्रकृति का होगा, ठीक है। यहाँ पे अम्ल प्रबल है तो लवण भी क्या होगा, प्रबल लवण अम्लीय होगा, ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, प्लस जल बनता है। दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल है, तो इसको हम कह सकते हैं ये भी उदासीन होगा, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे, ठीक है, तो इसका पीएच मान भी हम 7 लिखेंगे, प्लस जल लिखेंगे, प्लस जल बनता ही है। फिर यहाँ पे क्षार जब प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो, देखिए हमने कहा था कि जिसका प्रभाव जो प्रबल होगा उसी प्रकृति का लवण भी बनेगा। क्षार प्रबल है तो लवण कैसा बनेगा, क्षारीय बनेगा, ठीक है, जिसका मान पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि स्केल के द्वारा यहाँ 0 से 14 तक संख्या होती है स्केल पे, और ये बीचों बीच में 7 होता है। यहाँ पे उदासीन जो भी पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। इधर 0 से 7 के बीच अम्लीय प्रकृति के जो होते हैं पदार्थ होते हैं, और 7 से 14, 7 के ऊपर और 14 तक वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए यहाँ धन आयनों की संख्या में क्या हो रही, वृद्धि होगी, या हाइड्रोजन आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, तो वो कैसा बनेगा, अम्लीय होगा। यहाँ पे देखिए कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, OH ऋण आयनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो क्षारीय होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या, पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको पता करने के लिए वो कितनी है, ठीक है, उसी को जांचने के लिए, उसी को मापने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल पर 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, जो किसी अम्लीय या क्षारक की प्रबलता एवं दुर्बलता के साथ साथ उसके मान को बताता है। ध्यान दीजिएगा, यश धन आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, यानी हम 0 और 7 के बीच देखें तो 7 से जितना ही करीब होगा वो दुर्बल होगा, और जितना हम इधर जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ की जो प्रकृति पीएच मान है वो 1 है, ठीक है, और एक का 6 है, तो इन दोनों में कौन प्रबल होगा, एक जो है वो प्रबल होगा, क्योंकि वहाँ पे ये धन आयनों की एच की जो सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो अधिक होगी, ठीक है, तो वहाँ एक जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा, अधिक प्रबल अम्ल होगा, और जो 6 होगा वो कम दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर आते हैं हम, जो 6 हो, मान लीजिए 7 के बाद 8 आता है, ठीक है, तो 8 जिसका पीएच मान हो और एक का 14 पीएच मान है, ठीक है, तो इन दोनों में कौन प्रबल क्षार होगा, 14 वाला प्रबल क्षार होगा, क्योंकि यहाँ पे OH संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो
तो यहाँ पे यह एक प्रकार का सार्वत्रिक सूचक होता है। सूचक का मतलब जो किसी के बारे में सूचना देता हो, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन में pH का मान क्या होता है? 7 होता है। यदि कोई विलयन उदासीन है तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में बन के आते हैं, किसी पदार्थ का pH मान 7 है, उसकी प्रकृति बताइए, तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, ठीक है। तो अभी तक आपने अम्ल एवं क्षार की प्रबलता और उस pH के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं pH जो है उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो पौधे एवं पशुओं की pH के प्रति संवेदनशीलता है। पौधे और पशु जितने भी हैं ये pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का pH मान लगभग 7 से 7.8 यानी क्षारीय प्रकृति का 7 से 7.8 है ना, क्षारीय प्रकृति का परास होता है। pH का मान घटने या बढ़ने पर हमें कुछ अस्वाभाविक लक्षण, चूँकि हमारा कितना होता है 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए। अब ये घटेगा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है। और ऐसा होने पर हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से वर्षा का जल जो होता है, अब देखिए पशुओं के लिए ये उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ, संवेदनशीलता इसकी हुई कि नहीं हुई। तो ये कम 7 से कम या 7.8 से अधिक होगा तो पशु क्या होंगे, पशुओं को उनके दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ होंगी, दिक्कतें होंगी, ठीक है। फिर आते हैं पौधों के लिए। तो वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम हो तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय कहते हैं। यानी वर्षा का जल जो बारिश जो हो उसका pH मान 5.6 से कम हो जाए तो ये वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है। और ये अम्लीय वर्षा क्या होती है? पेड़ पौधों और अन्य जीवों के लिए भी क्या हो सकती है? नुकसानदायक होती है, ठीक है। इसमें अम्लीय वर्षा हो जाने पर ज़मीन जो मिट्टी हो जाती है वो बंजर हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। और जल में जो जीव होते हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है अम्लीय वर्षा से, ठीक है। आप समझ गए होंगे पेड़ पौधों के महत्व, pH का मान महत्व क्या है। फिर आते हैं बगीचे की मिट्टी। अभी बताए हैं कि pH परास जो होता है बहुत ही उपयोगी है। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा, कोई भी पौधा जैसे दिक्कत में होगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा हो जाने पे बोले ना कि क्या हो जाता है, मिट्टी बंजर हो सकती है, ठीक है। अच्छी फसल, अच्छे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का pH, ठीक है, पाचन तंत्र पे भी pH का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। pH मान अगर जैसे कम होता जाए, हमारे शरीर में जो भी भोजन हम करते हैं तो उसमें एक शरीर के हाथ से क्या निकलता है? अम्ल निकलता है, और जो भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है, ठीक है। अब वो अधिक मात्रा में, जैसे हम कोई तेल वगैरह की चीज़ें खा लें, मसाले की चीज़ें खा लें, तो अधिक मात्रा में उसका क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है, जिसके कारण पेट में जलन सी होने लगती है और खाना पचने में वही क्या कर लेता है? विपरीत काम करने लगता है, खाने को पचने नहीं देता है। तो ये pH मान हमारे पाचन तंत्र में भी क्या है? उपयोगी है, ठीक है। pH के कारण दंत क्षय, दांतों का झड़ना भी होता है। अगर ज़्यादा अम्लीय चीज़ें खाएंगे तो वो क्या करेंगे? दांत के जो जड़ें होती हैं उसकी कमज़ोर कर देती हैं और फिर दंत क्षय होने लगता है। तो ये भी एक pH का कारण है कि मतलब अधिक अगर अम्लीय जैसे कम होता जाएगा pH मान तो दांतों के लिए ये नुकसानदायक है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ठीक है। कुछ पशु और पौधे जैसे जीव कुछ अपने पौधे आत्मरक्षा के लिए अम्ल छोड़ते हैं। यह अम्ल किसी अन्य जीव के शरीर में जाने पर दर्द तथा जलन होती है। अगर यह अम्ल क्या करते हैं, जैसे मधुमक्खी है, ठीक है, वो डंक मारती है तो क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कटीले पौधे होते हैं जिनका कांटा चुभ जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये एक विशेष प्रकार के अम्ल को शरीर से बाहर अपने से बाहर निकाल देते हैं और शरीर में जाने पर ये दर्द होता है, ठीक है। जैसे नेटल नामक पौधा है, तो ये पूछता है नेटल नामक पौधे से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो मेथेनाइक अम्ल होता है। ये जब शरीर में जाता है बहुत ज़्यादा क्या करता है? दर्द उत्पन्न करता है।
इनका प्रभाव कम करने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया गया ना कि अम्ल के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, किसी क्षारीय प्रकृति की वस्तु का उपयोग करके, क्षार का उपयोग करके। तो मैथेन, जैसे मैथेनाइक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डाक नामक पौधा होता है जो अक्सर नेटल नामक पौधे के पास ही मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो इससे अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये कुछ पीएच जो है, पीएच का जो महत्व है उसके बारे में है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखते रहिए, ठीक है। फिर आगे है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड है क्या, एक प्रकार का लवण है, उसको जल में घोल देंगे, यानी उसके जलीय विलयन से जब विद्युत हम प्रवाहित करेंगे तो विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया है, जब हम किसी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये 2-3 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि NaOH क्या है, एक क्षार है और इसमें क्लोरीन भी बन रहा है, क्षार क्लोरीन, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो ये कैसे बनेगा, सोडियम क्लोराइड से ही बनेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप इस क्रिया को देखिए, ये सोडियम क्लोराइड इसमें जल मिलाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या होगा, NaOH बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये इसमें क्षार और क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इस क्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जो आपके परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक आप अब तक के जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको बार बार देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके।